हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका सेकेंड पेपर होता है प्रकाश की चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। और प्रकाश की चैप्टर के यहाँ पर आप लोगों को लगभग हम 3-4 डेरिवेशन कराने वाले हैं। मतलब प्रकाश की चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं उन सबको आज ही की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा भैया कमेंट आ चुका है कि सर फिजिक्स पढ़ाइए, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताइए, महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताइए। अब आप सभी लोगों को एकदम मैराथन क्लास ही हम दे देंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो। आपकी जो टेंशन है वो खत्म होनी चाहिए, बस मेरा कहना ये है। मैथ की क्लासें चल रही हैं, मैथ की क्लासें चलती रहेंगी और आज की क्लास में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए और बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी होगी। तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज हम प्रकाश की चैप्टर के अंतर्गत शुरू कर रहे हैं भाई गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, जिसमें आज हम जानेंगे कि गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है गोली पृष्ठों के अपवर्तन से। यहाँ से ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि गोली अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र या गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र को निगमित कीजिए। और देखना आज की इस क्लास में हम कितनी सरल लैंग्वेज में आपको ये डेरिवेशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के फिजिक्स को आपको सिखाएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। चलिए यहाँ पर हमारे डेरिवेशन का नाम है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो इसका निगमन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक हम अवतल पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो ये मैंने एक अवतल पृष्ठ बना लिया, ठीक है ना। ये मैंने एक गोली अवतल पृष्ठ आपके समक्ष बना लिया। फिगर थोड़ा सा टूटा फूटा बन सकता है, लेकिन बात एक एक मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आपका एक गोली अवतल पृष्ठ है और ये आपका इसका नाम दे देते हैं एस डैश। क्या मैंने नाम दिया एस डैश। अच्छा, जो अवतल पृष्ठ गोली अवतल पृष्ठ होते हैं ये कांच के खोखले गोले के काटे गए भैया भाग होते हैं। क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले के काटे गए भैया भाग होते हैं। गोली उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। तो ये जो माध्यम हो जाएगा वो आपका भैया सघन माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो अवतल पृष्ठ है इसकी जो मुख्य अक्ष है, ये मैं आपके सामने एक मुख्य अक्ष खींच देता हूँ। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। और ये क्या होता है भाई? दर्पण का ध्रुव होता है। तो इस अवतल पृष्ठ का जो ध्रुव है वो आपका P है, ठीक। और ये जो है इस अवतल पृष्ठ का क्या है भाई? परावर्तक तल है, ठीक है ना। तो गोली पृष्ठ के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या बोलते हैं भाई? ध्रुव बोलते हैं। अब ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये आपका अवतल पृष्ठ है आपका एस डैश, ठीक है ना। और जो ये आपका माध्यम है इसको हम N2 नाम दे रहे हैं। और जो ये आपका विरल माध्यम है, चूंकि ये सघन माध्यम इसको N2 में दे रहा हूँ, ठीक। इस सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं N2 मान रहा हूँ और जो ये आपका विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम N1 मान रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सभी से मैं कह रहा हूँ क्लास को भाई एकदम भी स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको हम डिस्कस कर देंगे यहाँ पर। तो मैंने मान लिया है कि हमारे पास एक अवतल पृष्ठ है एस डैश, इसको नाम दे दिया मैंने, ठीक। और चूंकि ये आपका सघन माध्यम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 मान लिया और इसका जो है ये विरल माध्यम इसका अपवर्तनांक मैंने N1 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, देखिए ये चूंकि एक आपका अवतल पृष्ठ है और जो ये आपके पृष्ठ होते हैं ये कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं। तो जो ये गोले का जो केंद्र होता है वही इसका क्या कहलाएगा? वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम C से प्रदर्शित करेंगे। अब हम एक वस्तु को क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु O पर इसे यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं और वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस अवतल पृष्ठ पर ऐसे भैया आपतित हो जाती है, ठीक है ना। ये वस्तु है O बिंदु पर, O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर आपके एक वस्तु मान लीजिए रखी हुई है। इस वस्तु से चलने वाली जो पहली किरण इस अवतल पृष्ठ पर आपतित होती है। तो कोई प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जाहिर सी बात है अपवर्तन तो होगा ही वहां पर। तो अपवर्तन होगा तो अभिलंब चाहिए, ठीक है ना। तभी आप अपवर्तन कोण और आपतन कोण की व्याख्या अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो चूंकि ये आपका जो है ये कांच का खोखले गोले का काटा गया भाग है। आपको पता है कि कोई अगर जैसे आपका गोला है,
या मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसी वृत्त की परिधि पर अगर किसी बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना होता है तो गोले के केंद्र से वो रेखा जाती है। तो केंद्र ये है, तो अगर इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचना है, क्योंकि इसी पृष्ठ पर ये जो है आपतन बिंदु, इसको नाम दे देते हैं ए। इस आपतन बिंदु ए पर, इस आपतन बिंदु ए पर जो कि अवतल पृष्ठ पर उपस्थित है, इस पर हमें अभिलंब खींचना है, तो वो अभिलंब किस बिंदु से होकर जाएगा बताइए? वो अभिलंब आपका बिंदु सी से होकर जाएगा। तो ये एक आपके समक्ष हम अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे। क्लियर? ये मैंने एक आपका अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जो जा रही है वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तन की घटना में पढ़ा है आप सभी लोगों ने कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब गया तो प्रकाश किरण जो है वो ऐसे झुक जाएगी। झुक जाएगी कि नहीं झुक जाएगी? ये प्रकाश किरण आपकी झुक चुकी है, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, उधर की ओर झुक गई। ये अभिलंब था आपका। अब आपको ये भी पता है कि जो अभिलंब होता है, जैसे ये प्रकाश किरण आपतित हुई, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण आई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये किरण जो देखिए, ये किरण क्या है भाई, यहाँ पर आपतित हो रहा है, तो ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण ये आपका हो जाएगा, ये आपतन कोण आपका आई हो जाएगा। मैंने इसको अलग लिख देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर एक कोण और बनाऊंगा हम। उसके बाद जब ये देखिए अभिलंब की ओर झुकती है तो जो अपवर्तित किरण होती है और जो अभिलंब के बीच बना कोण होता है वो अपवर्तन कोण आर होता है। तो अभिलंब की ओर ये किरण झुकी है तो ये आपका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा भैया? आर हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में है कि नहीं? अब इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण हम गुजारते हैं। जब तक दोनों किरण एक दूसरे को नहीं काटेंगे तब तक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इस वस्तु से चलने वाली, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ये दूसरी जाती है प्रकाश से, ये वक्रता केंद्र से जाती है। और नियम में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। तो जो दूसरी किरण जाती है वह बिना विचलित हुए ऐसे सीधी रेखा में निकल जाती है। अब मैं यहाँ पर एक स्थिति पा रहा हूँ कि जो ये किरण है ये ऐसे जा रही है और जो वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण वो वैसे जा रही है। तो आप बताओ, एक किधर की ओर भग रही है, किधर की ओर भग रही है, तो क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी? कभी काटेंगे नहीं। और जब नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम क्या करेंगे? इनको हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ा देंगे ना तो ये पक्का एक दूसरे को काटेंगी और जहां काटेंगे वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा भैया? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये किरण अपवर्तित हुई थी, इस अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा रहे हैं। देखिए भाई, ठीक, ये मैंने आपके सामने पीछे की ओर बढ़ा लिया। ओके, अब आप बताइए, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो किरण मैंने पीछे की ओर बढ़ाई है ये क्या है? आपकी अपवर्तित किरण है। और ये मैंने क्या खींचा था? अभिलंब खींचा था। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच मैंने कोण अभी बताया कि अपवर्तन कोण बनता है। तो ये जो इसके बीच कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण आर बनेगा। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं? इसके अभिलंब और अपवर्तित किरण तो मैंने पीछे बढ़ाई है और ये अपवर्तित किरण यहाँ पर जब आती है तो इस रेखा को बिंदु आई पर इस मतलब जो है काटती है। तो अब ये वस्तु चलने वाली पहली किरण एक किरण थी और ये वस्तु चलने वाली दूसरी किरण जब पीछे की ओर बढ़ाया तो ये एक दूसरे को आई पर प्रछेद करती है। इसका मतलब इस बिंदु ओ का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आई पर बनेगा। कहां पर बनेगा? आई पर बनेगा। और ये कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि ये अपवर्तित किरण ही है, ठीक है, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब था, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कैसा कोण बना आपका? अपवर्तन कोण आर बना। जबकि ये पूरा कोण कितना होगा भाई? कोण आई होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, तो जो टोटल पूरा कोण होगा वो आपका आई होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज नहीं भूलिएगा, बहुत ही सटीक बात थी। चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब एक बात यहां पर और मान लेते हैं कि जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जो ओए रेखा है, ओए रेखा, ठीक, यहां से पहले एक अभिलंब खींच देते हैं, ऐसे एक अभिलंब खींच देते हैं, इसको एन मान लेते हैं। एन एक अभिलंब खींचे, जो एन पॉइंट है वो दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है, बहुत समीप है, तो इसको समीप मान सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार पी के स्थान पर एन, एन के स्थान पर पी हम रख सकते हैं अगर डेरिवेशन में हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो बिंदु एन है ये पी के बहुत ज्यादा करीब है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो आपकी ओए रेखा है और जो आईए रेखा है और जो आईसी रेखा है वो मुख्य अक्ष के साथ मान लेते हैं कि क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण अंतरित करती है। कितना कितना कोण अंतरित करती है? जो आपकी ओए रेखा है वो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा, और जो आपकी आईए रेखा है वो आपके मुख्य अक्ष के साथ बीटा, और जो आपकी सीए रेखा है वो मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण अंतरित करती है। मैं मान के चलता हूँ। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं भैया। कुछ बेसिक बात आप लिख लेना, क्योंकि इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड हमारा नहीं कि हम सारी बातें एक लिख पाए, इसीलिए कहते हैं कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि डेरिवेशन सबसे आसान लैंग्वेज में आपको कराएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसको अलग बना देते हैं जिससे आप लोगों को एक एक बात समझ में आए।
ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए ये बिंदु O था, यहाँ पर बिंदु A है भाई, और यहाँ पर बिंदु C। यहाँ पर कोण बन रहा था गामा और यहाँ पर कोण बन रहा था अल्फा। बीच वाली लाइन अभी नहीं बना रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो पूरा कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, कोण I बन रहा था, क्योंकि ये आपतित किरण थी और यह विलंब था, तो इसके बीच बना कोण आपतन कोण था। तो हम लेंगे पहले त्रिभुज OAC। ये वाला त्रिभुज मैंने बाहर निकाल लिया। OAC में कक्षा 10 में सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है? कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के सुदूर स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर देखें तो इस त्रिभुज में अंतःकोण अल्फा और आई है, तो जो अल्फा प्लस आई का योग होगा वो बाह्य कोण किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा। थोड़ा इसको इधर लिखते हैं जिससे पूरा आ जाए, जगह बहुत हो जाएगी, है ना। लिखेंगे भैया, यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज OAC में ये जो अंतः कोण है अल्फा प्लस आई, ये बाह्य कोण गामा के बराबर होगा। तो यहां से जब आई का मान निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा उधर चला जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर इतनी बात। इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज ले लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, इस त्रिभुज को रफ करते हैं। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यहां से AIC। देखिए भाई, ठीक ऐसे रेखा जा रही है। तो यहां पर आपका I बिंदु है, यहां पर A बिंदु है और यहां पर C। ये कोण तो गामा ही बन रहा है, बस अब ये कोण बीटा बन रहा है, इधर वाले को छोड़ दिया, ठीक। और ये अपवर्तित किरण थी, ये विलंब थी, तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण R बनता है। अब इस त्रिभुज में अगर यही काम करेंगे तो जो बीटा प्लस कोण R होगा, यानी बीटा और कोण R का जो मान होगा वो बाह्य कोण गामा के बराबर होगा। तो इसी प्रकार बीटा और प्लस जो कोण R का मान होगा वो भी गामा के बराबर होगा। तो कोण R का मान आ जाएगा गामा माइनस का बीटा। इसको भैया मान लेंगे समीकरण 2। अति बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हम एक एक पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट में नीचे लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो कोण R आ गया, अपवर्तन कोण का मान वो गामा माइनस बीटा आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें जब कोण I पता चल चुका है, कोण R पता चल चुका है, तो और प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। आपतन की कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। क्या पढ़ा आप लोगों ने, स्नेल के नियम से पढ़ा कि जो साइन I बटे साइन R होता है, ठीक ध्यान से समझिएगा, साइन I बटे साइन R बराबर उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें मतलब जो है वर्ष से चलने वाली प्रकाश जो किरण है वो जा रही है। तो जिस माध्यम में किरण जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना भैया, N2 है। और जिस माध्यम से जा रही है बटे में उसका अपवर्तनांक लिखते हैं, तो जा रही है N1 माध्यम से। किरण जा रही है N2 माध्यम में और किस माध्यम से जा रही है, N1 से जा रही है। तो जिससे जा रही है उसको नीचे लिखते हैं और जिसमें जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो जा रही है N2 में, इसलिए N2 लिख दिया। अब लिखोगे यदि गोली पृष्ठ का, ध्यान से समझिएगा, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो। क्या हो भाई, बहुत छोटा हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो गोली पृष्ठ है अगर इसका व्यास बहुत छोटा होगा तो ये जो बिंदु A है ना, ये उठ के आ जाएगा P पर। छोटा होगा तो ये बिंदु A आ जाएगा P पर, और अगर A आ जाएगा P पर तो जो यहाँ पर आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण बन रहे हैं ना, ये बहुत छोटे हो जाएंगे। और जब कोण बहुत छोटे हो जाते हैं ना तो हम साइन मतलब ज्याओं को छोड़ देते हैं, या तो फिर ज्या लेंगे या तो फिर ज्या छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ज्या को कर देंगे छोड़, तो ये हो जाएगा साइन I हो जाएगा I के बराबर, और साइन R जो हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I बटे में R बराबर N2 बटे में N1। कैंची गुणा करेंगे तो N1 का गुणा I से हो जाएगा और R का गुणा N2 से हो जाएगा, N2R हो जाएगा, ठीक है ना। अब I और R का मान समीकरण 1 और 2 से उठा के यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो चलिए इसे रब कर दें भाई, हाँ ठीक, इसे रब कर देते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसको भी रब कर देते हैं। इस N1 को उठा के यहाँ पर रख देते हैं। अब इसी में आगे आपको समझा देते हैं, ओके। चलिए भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे I व R का मान कहाँ से रखने पर, समीकरण 1 व 2 से रखने पर, 1 व 2 से रखने पर। तो देखिए 1 व 2 से जब मान रखेंगे तो देखिए N1 दिया है, फिर आपका I दिया गया है। क्या दिया गया है, N1 I का मान कितना था, गामा माइनस अल्फा, लिख दिया मैंने गामा माइनस अल्फा बराबर N2
आर है, तो आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा, मैंने लिख दिया गामा माइनस का बीटा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका हो जाएगा n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। n2 का गुणा गामा से हो गया और n2 का गुणा बीटा से हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करेंगे, हम गामा वालों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी को एक तरफ कर लेंगे। इस n2 बीटा को इधर लाएंगे तो ये प्लस का n2 बीटा हो जाएगा, इधर माइनस का था, और इधर ऑलरेडी पहले से n1 अल्फा, इसको वैसे ही रहने देंगे। n2 गामा लिखा उसको वैसे लिखा रहने देंगे। इस n1 गामा को उधर ले जाएंगे तो ये n1 गामा हो जाएगा। बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। इसको भैया हम मान के चलेंगे समीकरण नंबर 3। अभी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप बताइए अल्फा बीटा गामा आपके माने हुए कोण थे कि नहीं थे? थे। तो मानी हुई वैल्यू तो इसमें लाना नहीं। अब इसमें करना क्या, देखिए जो माने हुए कोण थे इनका मान निकालेंगे। अल्फा, अगर इसको हल करना है इस समीकरण को, तो हमें अल्फा बीटा गामा का मान निकालना पड़ेगा। आपको मैंने अभी बताया कि जो गोली पृष्ठ है इसका व्यास बहुत छोटा है। अगर गोली पृष्ठ भैया का व्यास छोटा है तो जाहिर सी बात है कोण आई आर तो छोटी होंगी, साथ ही में जो अल्फा बीटा गामा कोण बन रहे ये भी बहुत छोटे होंगे। तो आप लिखोगे कि चूंकि गोली पृष्ठ का जो व्यास है, गोली पृष्ठ का व्यास है वो क्या है भाई, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। अब गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है कि जो कोण होता है उसके साथ हम साइन कॉस टैन कुछ भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो चूंकि हमें यहाँ पर लंब और आधार की बात करनी है तो हम टैन को ले लेंगे। मतलब अगर हम कोण अल्फा निकालेंगे तो अल्फा को हम टैन अल्फा के बार मान लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे कोण हैं। ठीक है, तो ज्या कोज्या और स्पर्श ज्या ये आप साथ में ले सकते हो और नहीं छोड़ भी सकते हो जब कोण बहुत छोटे होते हैं। तो सभी लोगों ने गणित में पढ़ा है। गणित में क्या पढ़ा है, गणित में पढ़ा, देखिए यहाँ पर ये बिंदु O है तो O से जो ध्रुव तक की दूरी होती है वो U से लिखी जाती है, वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम V से लिखते हैं। ठीक है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको हम R से लिखते हैं। C से P तक की दूरी को हम R से लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब टैन अल्फा लगाएंगे, ये आपकी क्या है, ये मैंने लंब खींचा, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और टैन अल्फा टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब थोड़ा सा फिगर अलग बना के आपको हम समझा देंगे। ये त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ था, ध्यान दीजिएगा ऐसे। ठीक, इसके बीच में ऐसे ऐसे दो लाइनें हैं, तो इन पर आप गौर मत कीजिए। ठीक, आप गौर कीजिए इस लाइन पर जो ये h है, और गौर कीजिए ये जो आपतित किरण थी इस पर गौर कीजिए, और इस लंब पर। यहाँ कोण अल्फा बन रहा था, ये h थी, और यहाँ पर बिंदु O थी। O से P तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी। बताइए O से लेकर P तक की दूरी U हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपने पढ़ा है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा U। लेकिन एक चीज बताएं, किरण आपतित इधर से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। तो ये जो आप वस्तु की दिशा है, देखा जाए तो वस्तु रखी कहाँ पर, वस्तु रखी इसके सामने, और जब कोई दूरी सामने होती है तो सामने की दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं। मतलब जो u का मान है वो आपका भैया माइनस होगा क्योंकि सामने की दूरियां हैं, एक अक्ष की ऋण दिशा में पड़ रही है, तो u आपकी हो जाएगी ऋणात्मक। और u ही नहीं v भी ऋणात्मक होगी क्योंकि प्रतिबिंब भी सामने बन रहा है, और जो वक्रता त्रिज्या होगी वो भी सामने, तो सारी दूरी आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। तो h अपान क्या हो जाएगा, माइनस का u। इसी प्रकार हम बीटा का मान निकालेंगे तो हम टैन बीटा मान लेंगे। ठीक, अब बीटा कोण यहाँ पर बन रहा है तो ऐसे त्रिभुज हो जाएगा। अब बीटा कोण जहां पर बन रहा है यहाँ बिंदु I से बन रहा है, तो I से P तक की जो दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी वो V हो जाएगी। देखिए यहाँ पर n बिंदु को हमने बहुत ही समीप P के बताया था बराबर होता है। तो जहां पर देखिए चाहिए तो हमें I से n तक की दूरी, चाहिए तो हमें O से n तक की दूरी, लेकिन n है P के बहुत समीप तो हम P तक की ले लेते हैं दूरी। ठीक है ना, तो I से P तक की जो दूरी हो जाएगी वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। और हमने कहा कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका h ही रहेगा, और आधार अब I से P तक की दूरी हो जाएगी माइनस का V, क्योंकि I क्या था, इमेज, और इमेज से जहां पर प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, जिसको हम V से लिखेंगे, क्योंकि ये दूरी सामने इसलिए माइनस V से लिख देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, गामा का मान निकालेंगे, तो गामा बराबर हो जाएगा टैन गामा। अब गामा कोण यहाँ पर बन रहा है तो लंब आपका h रहेगा। अब गामा बिंदु कहाँ पर बताओ, वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र से P तक की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसको कैपिटल R से लिखते हैं। ये भी सामने की दूरी इसलिए इसको भी ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब ये जो अल्फा बीटा गामा का मान आ चुका है ना, इन तीनों का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान कहाँ पर रखने पर भाई, समीकरण 3 में रखने पर।
कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अगर थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई दे तो स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, एक एक शब्द आपको दिखेगा, एक एक अक्षर दिखेगा। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। देखिए इस समीकरण में N2 है, N2 लिखा, बीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे, बीटा के स्थान पर देखिए बीटा का मान है H बटे में माइनस का V, फिर लिखा है माइनस का N1, अल्फा है, अल्फा का मान कितना है H बटे में माइनस का U, वो लिख दिया, बराबर आपका कितना है N2। इन दोनों में आप चाहो तो भैया गामा भी कॉमन ले सकते हो, तो गामा जब कॉमन लोगे आप, गामा कॉमन लोगे तो ये N2 माइनस का N1 बचेगा, बताइए इन दोनों में। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, गामा की वैल्यू रखेंगे। तो गामा की वैल्यू कितनी बताइए, ये आपका हो जाएगा N2 माइनस का N1, और गामा का मान आ चुका है H बटे में माइनस का R। आ चुका है कि नहीं आ चुका है। ठीक, इसी समीकरण में मैंने गामा कॉमन ले लिया, गामा के स्थान पर H बटे R रख दिया, बाकी में N2 माइनस N1 बच गया ब्रैकेट के अंदर। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी, उम्मीद करता हूँ इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शायद मेरे पास जगह नहीं बच रही है ना, जगह नहीं बच रही, लेकिन हम जगह बचाएंगे किसी तरीके से, जिससे आप स्क्रीनशॉट एक ही बार में ले लो। ठीक है, चलिए अब इधर थोड़ा सा लाइन खींचते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए ये आपका इन दोनों में H कॉमन मिल जाएगा, मैंने H कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए N2 बचेगा, बटे में माइनस का V बचेगा, N2 बटे में माइनस का V। अच्छा, यहाँ से H कॉमन लिया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया तो प्लस लगा दिया, फिर N1 बटे कितना बचेगा, N1 बटे में U बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो चुका है, H कॉमन ले लिया। इधर आपका था आपका H बटे में माइनस का R और N2 माइनस का N1 था कि नहीं बताइए। अच्छा, इस ब्रैकेट को क्यों लगा दी भाई। ओके, अब यहां पर देखिए दोनों पक्षों में H से H आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा N2 बटे में माइनस का V और प्लस का N1 बटे में U और बराबर हम माइनस का 1 बटे R, ब्रैकेट में N2 माइनस का N1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर इस माइनस को इधर हम भेज दें, इस माइनस उधर वाले माइनस को इधर ले आए, तो जो चीज़ माइनस की प्लस की हो जाएगी, जो चीज़ प्लस की वो माइनस की हो जाएगी। तो ये देखिए आपका माइनस का था, ये आपका प्लस का हो जाएगा N2 बटे में V, और ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा N1 बटे में U, और इधर बच जाएगा 1 बटे R और ब्रैकेट में N2 माइनस N1। इस तरीके से आप लोगों को वह व्यंजक मिल गया गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। N2 यहाँ पर वह माध्यम है जिसमें जो आपकी किरण है वो जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक है N2, और जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक यहाँ पर N1 है। अगर प्रकाश किरण देखिए यहाँ पर विरल से सघन में जा रही थी, अगर यही उल्टा घटना होती कि वो सघन से विरल में जा रही है तो यहाँ पर जहाँ पर N2 था वहाँ पर N1 कर देते, और जहाँ पर N1 है वहाँ पर N2 कर देते। हमेशा याद रखना कि N1 यहाँ पर वह माध्यम है जिससे प्रकाश किरण जा रही है, और जिसमें जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। बताइए, इस तरीके से आपको गोली अवतल पृष्ठ के लिए मैंने अपवर्तन के सूत्र का निगमन करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस डेरिवेशन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको दिक्कत होगी बाद में वीडियो को देखिएगा, एक एक बात मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोगों को हम ले चलते हैं लेंस मेकर सूत्र, यानी पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लेंस मेकर सूत्र को निगमित करेंगे। एक कंडीशन होगी जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरी कंडीशन होगी जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। फिर एक और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन बचता है आपका संयुक्त फोकस दूरी वाला। तो सारे डेरिवेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी बोर मत होइएगा। इस क्लास से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख के देता हूँ आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो, हालांकि ये सूत्र है सही, लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसको अभी एक रूप में और लिख सकते हैं। यदि हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n मान लें तो जो N2 बटे N1 का मान होता है वो n के बराबर हो जाता है। तो ये जो सूत्र है वो n के पदों में बन जाएगा। इच्छा है तो लॉक कर देते हैं, बाकी फिर लेंस मेकर सूत्र को देखते हैं। सर आप कर दे भाई, चलिए थोड़ा सा इसमें करना है तो कर लीजिए, पूर्ण कर लीजिए, नहीं तो बाद में कहोगे सर जी ने आधा अधूरा बता दिया। लिख लो, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, एक लाइन लिख लेना, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का, सघन माध्यम क्या है इसमें आपका N2 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो भाई, n हो, तो जो N2 बटे N1 का मान होता है ना भैया वो n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे भाई, N1 कॉमन ले लेंगे, और जब N1 कॉमन ले लेंगे तो N2 के बट्टे में N1 चला जाएगा, और V तो बट्टे में था ही,
N1 मैंने कॉमन ले लिया तो 1/u बच जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा 1/r और N2 माइनस का N1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखें तो मैंने N1 कॉमन लिया, इस N1 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका जाएगा N2 बटे में N1 और V है आपका माइनस का 1/u है, 1/r है, ये N1 जाएगा इस N2 के बटे में और ये N1 आएगा इस N1 के भी बटे में। कोई चीज़ गुणे में होती है तो बटे में आती है दूसरे पक्ष में कि नहीं आती है, आप लोग बताइए भाई, आती है ना। तो अभी मैंने कहा कि अगर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक आपका n हो तो जो N2/N1 का मान होता है वो n के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर N2/N1 लिखा है, इसके स्थान पर n लिख सकते हैं, बटे में v था माइनस 1/u बराबर 1/r, N2/N1 के स्थान पर n लिख सकते हैं माइनस N1 कैंसिल हो गया, n हो गया। ठीक, यह इस सूत्र को आप अच्छे से n/v माइनस 1/u बराबर n-1 और इंटू में 1/r, चाहे ये व्यंजक लिखिए और चाहिए। ठीक, इसका भी यूज भी करेंगे लेंस मेकर सूत्र में, तो इसे जरूर याद रखिएगा। N2/v माइनस n1/u बराबर 1/r N2 माइनस n1, जहाँ N2 वो माध्यम होता है जिसमें किरण जा रही हो, वर्ष से चलने वाली किरण जिस माध्यम में जा रही हो वो आपका माध्यम N2 होता है, यानी सघन माध्यम होता है, और जिस माध्यम से जा रही हो उसका अपवर्तनांक यहाँ पर N1 होता है। ठीक है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं लेंस मेकर सूत्र की ओर। बताइए भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है ना। ठीक, डेरिवेशन की टेंशन ना लो, डेरिवेशन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पेपर के डेरिवेशन तो मैं क्रम से लगातार करा ही चुका हूँ, आपको देखना देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। और अब हम सेकंड बुक जो है इसके सारे डेरिवेशन डिस्कस कर देंगे यार, 8-10 दिन में क्यों परेशान हो। चलिए अब इस इकाई के अंतर्गत अगर बात करें तो दूसरा डेरिवेशन आता है वो आपका आता है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का, हाँ, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो अगली हेडिंग लगा लेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, और इसे भैया हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। तो यहां पर लिख देंगे लेंस मेकर सूत्र। ठीक, लेंस मेकर सूत्र जो है वो दो स्थितियों में प्राप्त किया जाता है। एक तो उस स्थिति में जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और एक उस स्थिति में जब लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम हो वो भैया भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना। तो यहां पर हम पहली स्थिति लिखेंगे जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम, ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर के माध्यम क्या हो भाई, समान हो, दोनों ओर के माध्यम समान हो। तो चलिए अब हम आपको पहली स्थिति से जो है लेंस मेकर सूत्र निकाल के बताते हैं। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, फिर भिन्न भिन्न हो, उसको भी देख लेंगे, क्या उसमें बहुत बड़ी दिक्कत थोड़ी है, उसको भी देख लेंगे भाई। ये आपका हो गया लेंस, ये एक पतला लेंस हो गया है ना, बन गया है ना, लेंस बन गया भैया, ये एक पतला लेंस हो गया। ये मैंने इसकी खींच दी भैया, मुख्य अक्ष खींच दी। उसके बाद इस लेंस को नाम दे दिया L। इस लेंस की जो मोटाई है उसको मैंने बोल दिया T। ये जो लेंस है वो T मोटाई का है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर दो पृष्ठ है, एक इधर वाला पृष्ठ एक इधर वाला पृष्ठ। तो दो स्थितियों में हमें यहां पर जो है अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ेगा। अभी मैंने जो सूत्र आपको बताया है अपवर्तन वाला वो याद रखना। तो यहां पर लेंस की मुख्य अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, लेंस की मुख्य अक्ष पर u दूरी पर हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु हमारा O है। ठीक, तो यहां पर वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी को वैसे भी u से लिखा जाता है, u से लिख दिया। वस्तु से चलने वाली पहली किरण इस पहले पृष्ठ पर आपतित होती है, लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है। और अब लेंस है कांच का, तो प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाहिर सी बात है विचलन तो संभव ही है, प्रकाश का अपवर्तन तो होना ही होना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर अभिलंब ऐसे खींच ले, यहाँ पर अभिलंब खींच ले, तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो थोड़ा सा अपवर्तनांक नहीं माना तो मान लेते हैं दोनों ओर का जो अपवर्तनांक है वो आपका n1 है, और इस जो लेंस का अपवर्तनांक वो n2 मान लेते हैं, क्योंकि लेंस में बोला गया दोनों ओर के माध्यम समान है, दोनों ओर के माध्यम n1 मैंने मान लिया। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी,
और झुकते हुए बाहर जब निकलेगी तो यहाँ पर कहाँ पर आएगी, आई डैश पर यहाँ पर आ जाएगी। इस वस्तु से चलने वाली दूसरी किरण ऐसे निकल जाती है, ठीक है, सीधी निकल जाती है। आपको पता है कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है और प्रकाशिक केंद्र से कोई भी रेखा जाती है तो सीधी रेखा में निकल जाती है। तो जब ये वस्तु चलने वाली दूसरी किरण सीधी रेखा में निकल जाती है तो दोनों एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं और यहाँ पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। इस आई डैश की इस प्रथम पृष्ठ से आई डैश की जो दूरी है उसको हम वी डैश मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, वी डैश मान लेते हैं। तो जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो तो यू हो जाएगी और जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो आपकी वी डैश हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थिति के लिए, किसके लिए भाई, प्रथम स्थिति के लिए, ठीक है, प्रथम स्थिति के लिए, ठीक। प्रथम स्थिति में हम पहला पृष्ठ ले रहे हैं तो प्रथम स्थिति के लिए अभी मैंने अपवर्तन का सूत्र बताया तो लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। क्या मैंने अपवर्तन का सूत्र बताया, बताइए आप लोग। अपवर्तन का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया n2 बटे में v माइनस का n1 बटे में u बराबर 1 बटे r n-1। मैं मान लेता हूं कि जो प्रथम पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या आपकी r2 है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर हम प्रथम पृष्ठ की बात करें तो प्रथम पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है यानी जो u का मान है वो तो u है और जो प्रतिबिंब की दूरी है या स्थिति है वो आपकी वी डैश है। अब वस्तु हमारी जो वस्तु से चलने वाली किरण है वो n1 से n2 में जा रही है तो इस सूत्र में n2 बताया गया था वह माध्यम जिसमें किरण जा रही है और जिस माध्यम से जा रही है उसको n1, तो मतलब माध्यम तो सेम है भाई। चलिए n1 से n2 जाती है तो n1 n2 में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा तो लिख देंगे हम भैया n2 बटे में v का मान कितना है, प्रतिबिंब की स्थिति v डैश है तो v डैश लिख देंगे, है ना, माइनस n1 बटे वस्तु की दूरी आपकी u है तो u लिख देंगे बराबर वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ के लिए r1 लिख देंगे। फिर है आपका कितना भाई, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, n माइनस नहीं होता n2 माइनस का n1 होता है तो n2 माइनस का मैंने n1 लिख लिया, ठीक। इस सूत्र का उपयोग किया मैंने, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, किसके लिए भाई, द्वितीय पृष्ठ के लिए। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, देखिए अब जो ये प्रतिबिंब बनता है आई डैश, ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का। तो लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए जो आई डैश है वो क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, अगर ये आई डैश द्वितीय वस्तु के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो द्वितीय पृष्ठ की जो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, द्वितीय पृष्ठ से इस वस्तु की जो दूरी हो जाएगी आभासी वस्तु की दूरी वो v डैश माइनस का t हो जाएगी, क्योंकि प्रथम पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी v डैश थी और बीच में t मोटाई का था तो अगर ये t मोटाई घटा देंगे तो द्वितीय पृष्ठ से आई डैश की दूरी आपकी हो जाएगी v डैश माइनस t, मतलब द्वितीय पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो v डैश माइनस t हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब ये जो जब आभासी वस्तु का कार्य करता है तो जो ये इसका प्रतिबिंब है वो इस पृष्ठ के इसी ओर बनता है और कहां पर बनता है, बिंदु आई पर बनता है और इसकी दूरी मान लेते हैं तो द्वितीय पृष्ठ से आई तक की जो दूरी जहां पर प्रतिबिंब बनता है वो दूरी आपकी v है। कितनी है भाई, v दूरी में मान के चलता हूं। तब फिर पुनः यहां पर क्या लगाएंगे, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अब अपवर्तन का सूत्र देखिए n2 बटे v था, n2 वो माध्यम था जिसमें किरण जा रही थी। अब किरण जा रही किसमें भाई, देखिए इससे कहाँ, इस लेंस से बाहर जा रही है और बाहर अपवर्तनांक कितना है n1, मतलब n2 से n1 में जा रही है तो उल्टा हो गया ना। अभी तक तो n1 से n2 में जाती थी, अब n2 से n1 में जा रही तो जहां पर n2 वहां पर n1 रख देंगे आंखें मूंद करके। और यहां पर देखिए फिर था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बन रहा है द्वितीय पृष्ठ से v दूरी पर तो v लिख देंगे, स्थिति v है। फिर माइनस जहां पर n1 था सूत्र में वहां पर n2 रख देंगे और बटे में u। वस्तु की बात करें तो द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था जिसकी दूरी कितनी है आपकी v डैश माइनस का भैया t है बराबर। फिर आपकी बात करें 1/r था तो वक्रता त्रिज्या द्वितीय पृष्ठ की r2 मैंने माना है और बाकी जहां पर n1 वहां पर n2 के स्थान पर n1 तो n1 माइनस n2 हो जाएगा, था n2 माइनस n1 सूत्र में तो n1 माइनस n2 हो जाएगा क्योंकि जो किरण है वो सघन से विरल में जा रही है। क्लियर हुई इतनी बात। इसको मानेंगे भैया समीकरण 2, लेकिन उससे पहले यहां पर लिखेंगे कि चूंकि लेंस बहुत पतला है, लेंस
बहुत पतला है, तो इस वजह से जो v डैश माइनस टी की वैल्यू होगी वो लगभग v डैश के बराबर होगी। t को शून्य मान लेंगे क्योंकि लेंस पतले लेंस के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो पतले लेंस के लिए जो t मोटाई है वो मान के चलते हैं एकदम शून्य के बराबर, ठीक है ना। तो हम ये जो v डैश माइनस टी दूरी है इसको हम v डैश के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर? v डैश के बराबर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका n1 बटे में v माइनस का n2 बटे में जो v डैश माइनस टी था ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा? v डैश के बराबर हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 1/r2 और n1 माइनस का n2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब करेंगे भाई समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 की अगर बात करें तो समीकरण 1 में LHS में लिखा है n2 बटे में v डैश माइनस का n1 बटे में u, और समीकरण 2 में लिखा हुआ है आपका n1 बटे में v और फिर लिखा है माइनस का n2 बटे में क्या लिखा है? v डैश। और फिर राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में इसमें लिखा है 1 बटे r1 n2 माइनस n1 और प्लस समीकरण 2 में आपका RHS में लिखा है 1 बटे r2 n1 माइनस n2। यही तो लिखा है। RHS को जोड़ लिया, LHS को जोड़ लिया। मैंने देखा कि n2 बटे वी डैश ये प्लस का है माइनस का, तो ये आपका 0 हो जाएगा। मैं काट के बता रहा हूँ, आपको काटना नहीं। और यहाँ बच जाएगा आपका कितना भैया? देखिए आपका बच जाएगा n1 बटे में v, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, फिर माइनस n1 बटे में u, ठीक, फिर माइनस वाले को लिख लिया। अगर इन दोनों में देखें तो एक ब्रैकेट में n2 माइनस n1, एक में है n1 माइनस n2। अगर दोनों में हम n2 माइनस n1 कॉमन ले लें तो एक में माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक में n1 माइनस n2 है ना, n1 माइनस n2 और एक में n2 माइनस n1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हम n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 बटे r1। इसमें चूंकि n2 माइनस n1 था, इसमें n1 माइनस n2 था, तो इसमें माइनस आगे कॉमन ले लेंगे तभी हमको कॉमन मिलता, तो माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? r2। n1 माइनस n2 में माइनस कॉमन ले लेते तो ये n2 माइनस n1 बन जाता। अब n2 माइनस n1 मैंने बाहर निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ रही ना? ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? ये n1 इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n2 माइनस n1, और ये हो जाएगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं? अब तो हमारे व्हाइट बोर्ड पर जगह बची नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके? हाँ, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, बतियाने में इतना मस्त हो कि स्क्रीनशॉट कहाँ से लोगे भाई? इतना तो भाई कमेंट से बतियाते हो आप लोग, क्या बताएं हम। चलिए अब देखिए आपका कितना हो जाएगा। इस n1 को ले जाएंगे उधर दूसरे पक्ष में तो हो जाएगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n1 को ले जाएंगे n2 के बटे में तो n2 बटे में n1 हो जाएगा। n1 जाएगा n1 के बटे में तो n1 बटे में n1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 बटे r1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? r2। अब देखिए तो ये आ जाएगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n2 बटे में n1 माइनस का एक n1 से n1 कैंसिल 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आ रही समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये n1 क्या है? विरल माध्यम का अपूर्णांक। n2 क्या है? सघन माध्यम का अपूर्णांक। अगर यह मान लें कि जो लेंस है वो वायु अथवा निर्वात में रखा है तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो n1 का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि लेंस के दोनों ओर, ठीक, या ऐसे भी बोल सकते हो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपूर्णांक कितना हो? n हो, तो जो n2 बटे n1 का मान होता है वो कितना किसके बराबर हो जाता है? n के बराबर। यदि n2 बटे n1 का मान n के बराबर तो ये सूत्र हो जाएगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n2 बटे n1 के स्थान पर कितना हो जाएगा? n माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। इस तरीके से आपका पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र का मैंने निगमन किया पहली स्थिति में जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भैया समान हों। अभी भी इस सूत्र को और बना सकते हैं थोड़ा सा। यदि मैं कह दूं कि वस्तु हमारी अनंत पर है तो आपने पढ़ा है कि वस्तु जब अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो एक कंडीशन और लिख सकते हो यहाँ पर, यदि u हो इन्फिनिटी भर तो जो v का मान हो जाता है वो f के बराबर हो जाता है। तब ये सूत्र क्या बन जाएगा? इधर लिखते हैं। तब ये सूत्र f के पदों में आ जाएगा, यानी फोकस दूरी के पदों में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए 1 बटे v के स्थान पर रख देंगे f माइनस 1 बटे वस्तु को रख रहे हैं अनंत पर तो इन्फिनिटिव
और बराबर n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f, 1/इंफिनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसको छोड़ देंगे। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इस तरीके से फोकस दूरी के पदों में मैंने प्राप्त कर लिया पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब हम लेंस मेकर सूत्र में दूसरी स्थिति को यहाँ पर नियमित करेंगे जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भैया भिन्न भिन्न हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी स्थिति की ओर और इसमें प्राप्त करेंगे लेंस मेकर सूत्र को। दूसरी स्थिति क्या है कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भैया भिन्न भिन्न हो। ठीक, अभी तक क्या थे कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान थे। अब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अगर भिन्न भिन्न हो तो देखिए भाई पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं भैया एक आपका ये लेंस है, पतला लेंस है, ठीक, और ये इसके क्या है मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक बिंदु मान सकते हो। लेंस को एल हमने नाम दे दिया। लेंस के प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r1 बोल दिया। लेंस के द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को r2 बोल दिया। लेंस का जो अपवर्तनांक है वो आपका n2 बोल दिया। लेंस के एक तरफ का अपवर्तनांक n1 बोल दिया। लेंस के दूसरे तरफ का अपवर्तनांक n3 बोल दिया, क्योंकि लेंस के दोनों ओर के जो माध्यम है वो क्या है भाई भिन्न भिन्न। कंडीशन क्या, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान नहीं, आप क्या है भाई भिन्न भिन्न हो, तब निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा फिगर बन गया, इसको सही बना देते हैं। ठीक है ना, अब सही बन गया होगा। टेढ़ा बन जाता तो फिर मजा नहीं आता समझाने में। समझ गए। ये जो आपका लेंस है इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है, और लेंस के एक तरफ का माध्यम का अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं और दूसरी तरफ का n3 मान लेते हैं। दोनों ओर के माध्यम भैया भिन्न भिन्न हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंस के प्रथम पृष्ठ से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु O मान लेते हैं। इससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है। अगर अभिलंब खींच ले तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। ध्यान से समझिएगा, विरल से सघन में जा रही तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा अच्छे से झुका देते हैं भाई, अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, है ना। ये प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक गई। अब देखिए ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है इसमें कि ये जो प्रकाश किरण है ये उधर बाहर नहीं निकलती है, बल्कि क्या होती है ये उधर बाहर नहीं निकलती, बल्कि ये प्रकाश किरण क्या करती है, इसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि वर्ष से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण जो है जब लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है तो चूंकि ये विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और वर्ष से चलने वाली दूसरी किरण जो होती है वो प्रकाश के केंद्र से सीधी रेखा में ऐसे निकल जाती है। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश किरण उधर निकलेगी, क्योंकि उधर का माध्यम भैया भी चेंज है तो उधर नहीं जाएगी। तो उधर नहीं जाती है तो क्या करते हैं, इस प्रकाश किरण को हम पुनः जो है इसे पीछे बढ़ा लेते हैं। कहाँ बढ़ा लेते हैं, पीछे। इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ा लेते हैं, और जब पीछे बढ़ा लेते हैं तो इस बिंदु O का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है भैया, I डैश पर बनता है। और I डैश की इस प्रथम पृष्ठ से जो दूरी हो जाती है उसको हम मान लेते हैं V डैश। कितनी मान लेते हैं, V डैश। तो हम प्रथम पृष्ठ के लिए कार्य करेंगे, लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक एक पृष्ठ के लिए। प्रथम पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र अपवर्तन का था कि n2/v माइनस के n1/u बराबर n2 माइनस n1 और बटे में r, यही तो था। इस सूत्र का यूज करेंगे। n2 वो माध्यम था जिसमें प्रकाश किरण जा रही थी। अब जो ये किरण जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये किरण किस माध्यम से जा रही है, n1 से n2 में जा रही है। तो बात वही, मतलब इसमें हमको अपवर्तनांक में कुछ नहीं चेंजेस करना है। इसमें ये था n2 जिस माध्यम में जाती, n1 जिस माध्यम से जाती है, तो जा तो n1 से रही और जा n2 में रही, तो हमको अपवर्तनांक बदलने की कोई जरूरत नहीं, केवल v और u और r का मान बदलना है। तो चलिए मान रखते हैं ये हो जाएगा n2 बटे में v की बात करें तो v प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v डैश दूरी पर बन रहा है। n1 बटे u की बात पर करें तो वस्तु की दूरी u है बराबर n2 माइनस n1 बटे में पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, फिर लिखेंगे इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए
जो प्रथम पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बना है ये बिंदु आपका क्या करेगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए अगर बात करेंगे तो ये जो आई डैश है ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, अब क्या होता है कि जो ये आभासी वस्तु का प्रतिबिंब है वह लेंस के दूसरी ओर, अब ये प्रकाश किरण सघन से जब विरल में जाती है तो ये इसका प्रतिबिंब कहां पर बनाती है, बिंदु आई पर बनाती है। द्वितीय पृष्ठ के लिए मैं बता रहा हूं, द्वितीय पृष्ठ में इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पर बनता है, और द्वितीय पृष्ठ से इस आई की दूरी को हम वी मान लेते हैं। ठीक, अब द्वितीय पृष्ठ से इस आभासी वस्तु की दूरी की अगर बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए इतनी दूरी वी डैश है और ये इसकी मोटाई कितनी माने टी, लेंस की मोटाई को हम टी मान लेते हैं। तो लेंस की मोटाई अगर टी है तो आई डैश से जो द्वितीय पृष्ठ तक की दूरी हो जाएगी वो वी डैश प्लस टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वी डैश प्लस टी, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो चलिए यहीं पर इसी सूत्र का यूज करेंगे, अपवर्तन के सूत्र से। किसके सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से। अपवर्तन सूत्र में आपने पढ़ा है। अब यहां पर देखिए तो जो किरण है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अभिलंब ऐसे अगर खींच लेते तो यह प्रकाश कण क्या अभिलंब की ओर झुक गई है, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। जब कोई प्रकाश कण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो झुक गई। अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु आई पर, ठीक है ना। और आई से द्वितीय पृष्ठ की जो दूरी है वो प्रतिबिंब की स्थिति, इसलिए वी से लिख दिया है। और द्वितीय पृष्ठ से जो आपका आभासी वस्तु थी इसकी जो दूरी हो गई, ये तो वी डैश थी ही, टी इसमें मोटाई थी लेंस की, तो जुड़ जाएगी। तो जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो वी डैश प्लस टी हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी वी हो जाएगी। अपवर्तन का सूत्र था N2। N2 वो माध्यम था जिस माध्यम में क्या है, प्रकाश किरण जा रही थी, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी, जिससे जा रही थी वो N1 था। तो जा किससे रही बताइए, N2 से जा रही है कि नहीं जा रही है, तो N2 से जा रही है। जा किस में रही, N3 में जा रही है, तो N2 के स्थान पर हो जाएगा N3 में, क्योंकि जा N3 में रही, और बट्टे में V, प्रतिबिंब तो आपका V पर ही बन रहा है, स्थिति V है। फिर जिससे जा रही, किससे जा रही, N2 से जा रही है, तो N1 के स्थान पर हो जाएगा N2 बटे में U। वस्तु की अगर बात करें तो द्वितीय पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी V डैश प्लस टी है, तो V डैश प्लस का टी हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, देखिए N2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, N3 हो रहा है क्योंकि N3 में जा रहा है, और किससे जा रहा है, N2 माध्यम से जा रहा है, और बटे में द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। अब लेंस चूंकि बहुत पतला है, अभी वही पुरानी बात, लेंस बहुत पतला है तो टी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि लेंस बहुत पतला है, क्योंकि पतले लेंस के लिए निकालने बहुत पतला है, और लेंस बहुत पतला है तो जो V डैश प्लस टी होगा वो लगभग में V डैश के बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा N3 बटे में V माइनस N2 बटे में V डैश प्लस टी हो जाएगा V डैश के बराबर इक्वल टू, ये हो जाएगा N3 माइनस का N2 और बटे में R2। इसको मान लेंगे भैया समीकरण 2, और वही पुराना काम जो अभी उसमें किया था वही पुराना काम कर देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। LHS LHS को जोड़ेंगे, RHS RHS को जोड़ेंगे। LHS देखिए समीकरण 1 में दिया गया है N2 और बटे में V डैश, है ना, और माइनस का N1 बटे में U इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू नहीं करेंगे, पहले LHS LHS को जोड़ लेते हैं। LHS और इस LHS को जोड़ेंगे, प्लस N3 बटे में V माइनस N2 बटे में V डैश। अब RHS RHS जोड़ेंगे, इसमें RHS में था आपका N2 माइनस N1 और बटे में R1, और इसमें RHS में था आपका N3 माइनस का N1 और बटे में भैया R2। ये तो था, मैंने RHS को जोड़ा, LHS LHS को जोड़ा। यहाँ पर देखो N2 V डैश से N2 V डैश आपका कट जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच जाएगा N3 बटे में V, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, फिर माइनस N1 बटे में U बराबर, ये आपका हो जाएगा N2 माइनस N1 बटे में R1 प्लस N3 माइनस N1 बटे में R2, ठीक है ना। इस प्रकार जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो और लेंस का अपवर्तनांक कितना हो, N2 हो, तो आपका पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का ये सूत्र हो जाएगा। बाकी स्थितियां तो बनेंगी, वो तो भी फिर उसी तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। बाकी ये आपका मेन सूत्र हो जाएगा जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। अब बाकी वही पुरानी स्थितियां क्या बन सकती है, स्थितियां ये बन सकती हैं कि अगर हम मान लें कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो जाए भैया, एक समान हो जाए, ठीक। यदि जो N3 है वो N1 के बराबर हो जाए, नहीं N1 N3 आपस में बराबर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तब सूत्र में परिवर्तन इतना होगा कि ये N3 के स्थान पर N1 हो जाएगा बटे में V,
और जहाँ N1 उसके स्थान पर N1 रहने देंगे, बटे में U बराबर N2 माइनस का N1 और बटे में कितना हो जाएगा R1, फिर प्लस N3 के स्थान पर कितना रख देंगे भाई, N1 के स्थान पर N3, यहाँ पर कुछ गलती हुई क्या भाई, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। N3 सूत्र में था N3 माइनस N2 था, वही हम सोच रहे थे N3 माइनस N2, कहाँ से गड़बड़ा हो गया। सेकंड इक्वेशन में N3 माइनस N2 था, क्योंकि प्रकाश किरण जो है वो N2 से N3 में जा रही थी ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा N3 के स्थान पर N1 और माइनस का N2 था, और बटे में कितना हो जाएगा R2। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में N1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1/V माइनस 1/U। इन दोनों में हम N2 माइनस N1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/R1। और यहाँ पर देखिए N2 माइनस N1 था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा था, लेकिन माइनस कॉमन लेते तो N2 माइनस N1 हो जाता है, यानी 1 कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, इस N1 को लाएंगे तो ये N2 के बटे में आ जाएगा और N1 के भी बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। बताइए समझ में आई बात कि नहीं। तो हो जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2 बटे में N1 माइनस का N1 से N1 कैंसिल 1, और ये 1/R1 माइनस 1 कितना हो जाएगा R2। अब वही पुराना काम, यदि विरल माध्यम के सापेक्ष यानी N2/N1 का मान यदि N के बराबर हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तब ये सूत्र कुछ इस टाइप का बन जाएगा। किस टाइप का, चलिए देख लेते हैं किस टाइप का ये बन जाएगा। तब ये सूत्र, यदि वही पुरानी कंडीशन जो भी बताई थी, N2/N1 का मान N हो जाए तो ये सूत्र बन जाएगा आपका वही पुराना 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, इसके स्थान पर N लिख देंगे N माइनस 1, और ये बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक। अच्छा, फोकस दूरी के पदों में लाना है तो आप लिख देना, यदि वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो, तो सभी को पता है कि वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है, यानी V की मान F के बराबर हो जाएगा। तो V के स्थान पर F रख देंगे और U के स्थान पर इन्फिनेटिव रखेंगे, 1/इन्फिनेटिव का मान 0 हो जाएगा, तो 1/F इक्वल टू आ जाएगा N माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। फिर आपको वही चीज़ आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो और जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भैया भिन्न भिन्न हो। बताइए कितने आसान डेरिवेशन है कि नहीं है। अभी देखिए इस चैप्टर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका डेरिवेशन बचता है, उसको भी आज ही बता देंगे, जिससे इस चैप्टर से आने वाला कोई भी डेरिवेशन हो तो आप कर ले जाएं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर अगला डेरिवेशन हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि इन तीनों डेरिवेशन में से कोई ना कोई डेरिवेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो अगला जो डेरिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसको जरूर देख लीजिए अच्छे तरीके से, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। देखिए भाई, नाम होगा हमारा संपर्क में रखे, हमारे अगले जो है डेरिवेशन का नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक, ये डेरिवेशन है। आपके जो दो लेंस हैं वो संपर्क में रखे गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस हैं, ठीक है। बन जाए फिगर तो जानो, बन गया है किसी तरीके से। मान लिया कि हमारे पास दो लेंस हैं, ये परस्पर क्या है भाई, संपर्क में रखें ऐसे। क्लियर है, थोड़ा सा तिरछा सही कर लीजिएगा। और इन दोनों की जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है, दोनों की जो मुख्य अक्ष है वो क्या है, एक ही है। अब एक लेंस को मैं नाम दे देता हूँ L1 और दूसरे लेंस को नाम दे देता हूँ L2। पहले लेंस की जो फोकस दूरी उसको F1 नाम दे देते हैं, दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी उसको F2 नाम दे देते हैं। क्लियर। मान लिया कि हमारे पास दो लेंस है L1 और L2, ये परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी L1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है,
आपकी f2 है। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपकी f2 है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंस को लेंगे, दूसरे लेंस को अनुपस्थित कर देंगे, तब जो है आप क्या करोगे, फोकस दूरी का व्यंजक निकालोगे और उसके बाद दूसरे लेंस के कारण फोकस दूरी का व्यंजक निकालोगे, फिर दोनों का योग करोगे, तभी तो संयुक्त तो फोकस दूरी आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहला लेंस L1 है जिसकी फोकस दूरी f1 है और दूसरा लेंस L2 है जिसकी फोकस दूरी f2 है। और सबसे खास बात ये कि दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष वो एक ही है, सेम है, ठीक। तो अब क्या यहाँ पर लिखेंगे लेंस L2 की अनुपस्थिति में, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान कर देंगे इसे। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, लेंस L2 को हम मानते हैं कि नहीं है, वो बना दिए लेकिन मान के चलिए नहीं है, तो यहाँ पर पहले लेंस से u दूरी पर, कितनी दूरी पर, u दूरी पर एक बिंदु हमारी O है, ठीक। और इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण जब इस लेंस पर आपतित होती है, ठीक, तो अब ये सघन में जा रही है ना, जाहिर सी बात सघन में जा रही है, तो ये क्या होगी भाई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे, ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हमने कह दिया कि लेंस जो आपका L2 है वो क्या है, अनुपस्थित है, ये मान के चलना है कि लेंस L2 जो है वो अनुपस्थित है। तो अगर यहाँ पर अभिलंब हम खींच लें तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इस तरीके से इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका यहाँ पर I डैश पर प्राप्त होता है। लेंस L2 नहीं है, मैंने पहले बता दिया, लेंस L2 नहीं है। तब बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे लेंस पर आपतित होती है तो चूंकि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और झुकते हुए I डैश पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहाँ पर जो I डैश है, I डैश की जो प्रथम लेंस से जो दूरी है वो उसको मैं मान लेता हूँ V डैश, यानी प्रतिबिंब जो है वो V डैश पर बनता है। V डैश स्थिति है, मतलब I डैश से प्रथम लेंस से जो दूरी है वो V डैश मान लेते हैं और जो वस्तु की दूरी वो आपकी U है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप जानते हो, क्या जानते हो कि जब आपको प्रतिबिंब की स्थिति पता हो, वस्तु की स्थिति पता हो, तो आपने फोकस दूरी का सूत्र पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखोगे कि लेंस L2 की अनुपस्थिति में 1/f बराबर फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u की सहायता लेंगे हम, इस सूत्र की मदद लेंगे यहाँ पर। तो प्रथम लेंस की बात करें, प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 है और प्रथम लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो V डैश पर बन रहा है, तो 1/v डैश। और जो प्रथम लेंस की अगर बात करें वस्तु की स्थिति तो u है, तो u लिख देंगे, इसको समीकरण मान लेंगे 1, ठीक। नाउ आ जाएंगे। अब अगर लेंस हमारा मान के चलते हैं कि अनुपस्थित नहीं है, अब संपर्क में रख दिया गया, अब इसको इस लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है। तो लेंस L2 की अगर हम बात करें तो लेंस L2 के लिए जो ये I डैश है जो कि इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था, तो ये जो I डैश प्रतिबिंब है वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है, जैसा कि मैं अभी आपको लगातार डेरिवेशन में बताता चला आ रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस L2 के लिए, किसके लिए भाई, लेंस L2 के लिए लिखेंगे, लेंस L2 के लिए I डैश क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश जो है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है और आभासी वस्तु का ये कार्य करता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनाता है, देखिए इसका प्रतिबिंब, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हल्का सा, ठीक, ऐसे, और इसका प्रतिबिंब ये बनाता है इधर की ओर बनाता है और बिंदु I पर बनाता है। बिंदु I से इस द्वितीय लेंस की जो बीच की दूरी है वो आपकी V है, क्योंकि I पर प्रतिबिंब बनाता है तो मैं मान लेता हूँ कि I से द्वितीय लेंस के बीच की जो दूरी है वो आपकी V है, ठीक है। और वस्तु की अगर दूरी की बात करें तो ये I डैश द्वितीय लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे लेंस से I डैश की दूरी हमें नहीं पता, लेकिन प्रथम लेंस से यहाँ तक की दूरी पता है। तो चूंकि दोनों लेंस बहुत पतले हैं तो ये जो दूरी है प्रथम लेंस से यहाँ तक की दूरी V डैश है, उसी को हम मान लेते हैं कि लगभग जो द्वितीय लेंस से यहाँ तक I डैश तक की दूरी वो भी आपकी V डैश है। क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं तो इस दूरी को, इस बहुत पतली दूरी है तो उसको वैसे भी नगड़ अभी छोड़ देंगे, तो कोई मतलब नहीं है कि ये दूरी हम घटाएं इससे, उसके बाद लिखिए फिर उसको छोड़ें, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि जो द्वितीय लेंस से I डैश तक की दूरी वो आपकी कितनी हो जाएगी, V डैश। और द्वितीय लेंस से जो I डैश की दूरी होगी वो द्वितीय लेंस के लिए वस्तु की दूरी होगी, क्योंकि I डैश जो है द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब बनाता है I पर, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपकी V है। तो यहाँ पर पुनः इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसी सूत्र की सहायता से। तो द्वितीय लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो f2 है और जो प्रतिबिंब है, देखिए प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v दूरी पर बन रहा है, तो 1/v माइनस 1/u होता है सूत्र में u। अब u मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु जो है वो I डैश आभासी वस्तु है,
दूसरी लेंस के लिए, और आभासी वस्तु की जो दूरी है द्वितीय लेंस से वो आपकी हम मान लेते हैं 1/v डैश, क्योंकि प्रथम लेंस से दूरी दी गई है तो ये दोनों लेंस बहुत पतले हैं तो इस दूरी को हम v डैश मान सकते हैं, ठीक है ना, चाहे यहाँ से माने और चाहे यहाँ से माने, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं तो v डैश मान सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 2, फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, यानी समीकरण 1 2 को जोड़ लेंगे हम। तो देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, LHS LHS उड़ जाएगा बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, RHS RHS को जोड़ लिया, LHS LHS को जोड़ लिया, ये हो जाएगा 1/ इधर ही लिखते हैं थोड़ा सा, 1/f1 + 1/f2 बराबर, ध्यान से देखिए आपका हो जाएगा 1/v डैश प्लस का 1/v डैश माइनस का आपका 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1/v पहले प्लस का फिर माइनस का आपका बच गया 1/u, तो सूत्र निकल के आया 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ये अभी निकल के आया है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक बात बोलेंगे कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाए जिसकी वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आ जाएगा। लिखेंगे यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर, किसके स्थान पर, लेंसों के स्थान पर क्या किया जाए, एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाए जिसकी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी कितनी हो भाई, फोकस दूरी f हो, तो आप सभी लोग सूत्र जानते हो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। इसको समीकरण अगर हम 4 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें तो समीकरण 3 4 से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। क्या रिलेशन मिल जाएगा, 1/f1 + 1/f2। आप देखिए समीकरण 3 में लिखा है 1/v माइनस 1/u और समीकरण 4 में 1/v माइनस 1/u है 1/f के बराबर, तो इस समीकरण 3 में मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/f। इस तरीके से हमें यहाँ पर व्यंजक मिल गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक, ठीक है ना। f1 पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी है और जो f है वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों को मैंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए जो कि इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे। 1 शॉट ये वीडियो था। इस तरीके से अब इस चैप्टर से जो भी डेरिवेशन आएगा वो इसी क्लास से आएगा। अच्छे तरीके से यदि हमने इस क्लास को कर लिया है तो आपके समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के 5 अंक तो 100% पक्के ही हो गए, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन बन सकती है कि यदि दोनों लेंस उत्तल हों, दोनों लेंस अवतल हों, तो ये कंडीशन आप देख सकते हो। हमने बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर अच्छे तरीके से पढ़ाया वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन कंडीशन की कोई जरूरत नहीं, व्यंजक प्राप्त करना था तो व्यंजक मेरा प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए गए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ। मिलते हैं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।